हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एम के जुडिशरी इनसाइट्स। कई बार कमेंट्स आए कि ये क्विक रिवीजन कराइए, जल्दी से क्विक रिवीजन कराइए। तो डियर लॉ लॉजिकल, जिसकी कमेंट सबसे ज़्यादा थी क्विक रिवीजन पे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्विक रिवीजन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, जिसने किसको रिप्लेस किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को जिसने रिप्लेस कर दिया है। आज उसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। बहुत फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत फास्ट जाने में चीज़ें आपसे मिस आउट हो सकती हैं। तो इन फर्स्ट पार्ट वी विल डील फ्रॉम सेक्शन 1 to 50। पूरा एक बार इसका स्केलेटन समझेंगे। इससे पहले कि भाई वीडियो के साथ हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, MK जुडिशरी इनसाइट्स। और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें। सबसे पहले देखिए, हम डील करते हैं कि इसमें इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। अब हिस्ट्री तो क्या, बहुत सब कुछ फ्रेश है, अभी तो बना था ये। देखिए जब ये बिल आया तो लोकसभा में ये बिल 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पारित हो गया था। देन आपकी राज्यसभा में 21 दिसंबर, हालांकि डेट्स आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस एक फॉर्मली में लिख लीजिए कि राज्यसभा में 21 दिसंबर को हुआ। मेजोरिटी में थी बीजेपी, तो दोनों जगह पे टाइम से हो गया। जो इम्पोर्टेंट डेट आपके लिए होने वाली हैं वो होने वाली हैं आपकी डेट्स, एक इनेक्टमेंट और एक इन्फोर्समेंट। सो इट इज इनेक्टेड। इनेक्टेड मीन्स व्हेन द बिल इज पास फ्रॉम बोथ द हाउसेस, sorry, bill was passed from the parliament and it was signed by the president. So on the 25th of December 2023 ये आपका इनेक्ट हो गया। और इसको जो इन्फोर्स किया गया, वो इन्फोर्स कब से किया गया, ये आपका 1 जुलाई 2024। अब यहाँ एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको जो इनेक्टमेंट है ये और इन्फोर्समेंट, ये दोनों डेट अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये आपका जो IPC को रिप्लेस करके आया BNS, आपकी CRPC को रिप्लेस किया BNSS ने, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA ने। और इन सब की जो है डेट्स कॉमन है, सेम डेट्स पे सब इनेक्ट हुए, सेम डेट पे इन्फोर्स हुए। अब क्या क्या डिफरेंसेस आए भाई, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, अभी आप कह रहे हो BSA आ गया है। ये 1872 का कानून था, ये 2023 में आया है। तो कुछ डिफरेंसेस की हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए जब एविडेंस एक्ट आप पढ़ते तो आप देखते थे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता था, 3 पार्ट्स में डिवाइड था। टोटल जो यहाँ पे 11 चैप्टर्स थे, जो आपके चैप्टर्स थे वो 11 थे। और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे यहाँ पे, 167 सेक्शंस थे। यहीं पे इसमें क्या चीज़ की गई कि पार्ट्स को 4 पार्ट्स बना दिया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। टोटल जो सेक्शन आए वो 170 सेक्शंस हुए। और चैप्टर्स एक चैप्टर यहाँ बढ़ गया, 12 चैप्टर्स हो गए। ठीक है, ये तो हो गया स्केलेटन चेंजेस। ठीक है, अब स्केलेटन चेंजेस के अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नई डाली गई, क्या क्या डिलीट की गई। देखिए सबसे बड़ा जो इसका लाने का रीज़न था वो था कि टू अकोमोडेट द न्यू एविडेंस एक्ट विद द चेंजेस सोसाइटी, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो हमारे माइंड में आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पहले भी 65A 65B में हम पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन जो IT एक्ट 2000 के तहत हमने उनको अमेंडमेंट्स में ऐड किया था, अब उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं न्यूली एडिड की बात करूं तो न्यूली एडिड में सेक्शन 61 इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यहाँ पे थोड़ा सा जो है सेक्शन 61 में इसके प्रोविज़न दिए गए हैं। एक नया चैप्टर जो आप कह रहे हो 12 और एक नया सेक्शन, ये आपका चैप्टर नंबर है और इसमें एक ही सेक्शन है 170, ये नया ऐड हुआ है। पहले 11 थे जो अभी कितने हो गए हैं 12। ये क्या कह रहा है, ये रिपिल एंड सेविंग की बात कर रहा है, रिपिल एंड सेविंग। और ये आपको तीनों एक्ट्स में मिलेगा, तीनों न्यू लॉज में। हम जब BNS कर रहे थे अभी, तो BNS में भी सेक्शन 358 हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में ही पढ़ा था। बाकी अगर आप देखेंगे तो मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको यहाँ
नहीं मिलेंगे। अब कुछ यहाँ ट्रिक्स की हम बात करेंगे, जिससे कि प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इंडियन एविडेंस 1872 के नंबर सेक्शंस नंबर्स याद कर लिए थे। सपोज को जैसे आपने कहा कि भैया डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे, डॉक्टर रेस जस्टे जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 में दे रखा था। अभी वो जब बीएसए में जाएंगे तो वो सेक्शन 4 हो गया है, 2 सेक्शन पीछे आ गई है बात। लेकिन इसको ये सब थोड़ा सा ट्रिकी वैसे आप याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं, सब्सटेंस लगभग वही है। सिर्फ जो मेन डिफरेंसेस आए हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात करता है। द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, ये एक स्पेशल चेंज आया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपका जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट ओपिनियन में भी एक एनी अदर फील्ड को ऐड किया गया है, जो एरियाज थे एक्सपर्ट्स के उसमें भी, सो दैट इट कैन अकोमोडेट मच मोर टू मेक द वाइडर स्कोप ऑफ द एविडेंस एक्ट इट मेक्स। ठीक है, तो अभी हम अभी एविडेंस एक्ट के साथ साथ हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। सबसे पहली बात तो ये एक्ट नंबर क्या है, द एक्ट नंबर आपका 47 है ऑफ 2023। ठीक है, बीएनएस में हमने क्या किया था, भारतीय न्याय संहिता, उसका था आपका 45। क्लियर, ये पास है सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया है। एक बार लॉजिकली अगर आप समझ लेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। जैसे पहले क्या होता था कि पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही इंक्लूड पार्ट 1 में थे। अब इन्होंने कुछ नहीं किया भाई, पार्ट 1 को एक अलग चैप्टर सिर्फ सेक्शन 1 एंड 2 दे दिए, प्रिलिमिनरी पार्ट को अलग कर दिया और चैप्टर 2 को अलग कर दिया रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स को। पहले पार्ट 1 को हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में ही लेते थे। क्लियर, सो द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी विल डील टुडे इज द चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जहाँ पे शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कुछ डेफिनेशंस है। आपको याद हो इंडियन एविडेंस एक्ट में ये डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी होती थी। अब सेक्शन 3 में इंडिया की डेफिनेशन भी दे रखी थी, जिसे यहाँ ओमिट कर दिया गया है। कुछ चीज़ें ओमिट भी हुई है ना, तो भैया उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी क्या है ना, इंडिया एक संप्रभु देश है भैया। 1872 अंग्रेज़ों के समय की बात थी, तब कुछ अलग चीज़ें थी, अब वैसी बात नहीं है। सो दोज थिंग्स, जैसे स्पेशली जैसे अगर आप देखेंगे तो क्वींस प्रिंटर से कोई चीज़ प्रिंट हो जाती है, ब्रिटिश गैजेट में कुछ होता है, तो भैया जो कॉलोनियल इफेक्ट था, न्यू लॉज का जो कॉन्सेप्ट था, कॉलोनियल इफेक्ट को ही तो हटाया गया है। चैप्टर 2 जो डील करेगा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो आपका आता है फ्रॉम सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है आपके एविडेंस एक्ट का। अगर मैं प्री एंगल से भी बात करूं तो भी, और मेंस के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि कौन से जो एरियाज हैं वो कैसे आपके डील करते हैं। अब जो आपका पहले सेक्शन 5 होता था, अब वो सेक्शन 3 हो गया है कि भैया लीगल रिलीवेंसी होगी, ना कि लॉजिकल रिलीवेंसी होगी। सिर्फ जो रिलीवेंट इंडियन एविडेंस एक्ट कहता था वही था, अभी वो बात बीएसए कह रहा है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिलीवेंट बताया है उसी रिलीवेंसी को हम मानेंगे। ये चीज़ इन्वोक होती है अभी सेक्शन 3 में, एविडेंस एक्ट में यही चीज़ होती थी 5 में। तो जब अगर आप एक डिफरेंस देखेंगे ना, तो जो चैप्टर 2 था आपका एविडेंस एक्ट का, वो सेक्शन 5 से स्टार्ट होता था, है ना, और कहाँ तक जाता था 55 तक। अब इसी को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया है अप टू सेक्शन 23। हम ट्रिक्स की भी बात करेंगे। अगर आपको एविडेंस एक्ट का सॉरी, अगर आपको एविडेंस एक्ट का सेक्शन याद है तो आप उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली बीएसए के सेक्शन पे आ जाएंगे। जैसे कि रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये डॉक्ट्राइन रेजिस्टे है, ये 6 था, -2 कीजिए, क्या आ गया 4 आ गया। 6 एविडेंस एक्ट में था, बीएसए उसमें से 2 कम कर दो, बीएसए का सेक्शन आ गया। लेकिन ये एक बार आपको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि कहाँ तक ये चीज़ें होती हैं। बाकी बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, हम सीधे बेयर एक्ट पे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन आपका हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023, ये जो डेट है ये कौन सी डेट है आपकी, ये डेट आपकी इनेक्टमेंट की डेट है। इन्फोर्समेंट की डेट क्या होगी,
1 जुलाई 2024। क्लियर? ये आपका ये जो रिवीजन है MCQ प्रो ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, प्रियम्बल की बात करें, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ठीक है भैया, फेयर ट्रायल के लिए। ठीक है, और जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट को हम क्या कहते थे, लेक्स फोरी, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी क्या है, लेक्स फोरी है। तो इसका नेचर क्या है, लेक्स फोरी है, लॉ ऑफ द फॉर्म बोला जाता है। और वैसे ये प्रोसीजरल लॉ है। क्या, कैसा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। भारतीय न्याय संहिता BNS क्या है आपका, एक सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, सो जो यहाँ पे इट विल टेल यू द मोड ऑफ द प्रूफ, मोड ऑफ प्रूफ की बात करेगा कि किसी चीज़ को प्रूफ करने का तरीका क्या होगा। जैसे आपकी CRPC थी, अभी वो क्या हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। इट विल टेल हाउ द कोर्ट्स विल फंक्शन, भाई किस तरह से कोर्ट्स में ट्रायल चलेगा, कैसे बेल दी जाएगी, कैसे अपील होगी, कैसे कन्विक्शन होगा, कैसे एक्विटल होगा, ये सारा चीज़ें बताता है। कोई भी सब्सटेंटिव लॉ, सिंपल भाषा में याद रखिए, सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस अबाउट दी राइट्स एंड लाइबिलिटीज, उनकी डेफिनेशन देता है। बट हाउ टू ब्रिंग अ सब्सटेंटिव लॉ इनटू मोशन, ये काम आपके प्रोसीजरल लॉ का है। क्लियर? विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। पार्ट 1 डील्स विद द चैप्टर 1। एक ही पार्ट 1 में फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर, और प्रिलिमिनरी है, 2 ही सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 एंड 2। पहली बात याद होगी। अब दूसरा इसमें देखिए, सेक्शन 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। पहला तो इसका नामकरण कर दिया गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं कि भाई इसका नाम होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सेकंड थिंग, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हमने CRPC में भी पढ़ी हैं और BNSS में भी पढ़ी हैं। इन और बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में चली हुई जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, कोर्ट मार्शल्स पर भी जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। बट नॉट टू एफिडेविट्स, एफिडेविट पे लागू नहीं होगा। प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और अफसर, नो टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग पे था, पहले भी था, बिफोर एन एनी कोर्ट, लेकिन यहाँ अब इंक्लूडिंग में कोर्ट मार्शल्स आ गया है। पहले क्या था कि कोर्ट मार्शल्स पे लागू नहीं होता था। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो कानून थे उनके तहत अगर किसी पे कोर्ट मार्शल चल रहा है तो वहाँ ये लागू नहीं होता था। बट अभी आ गया है इंक्लूडिंग, अप्लाई होगा। लेकिन कहाँ नहीं होगा, 2 जगह नहीं अप्लाई होगा। कौन सी ऐसी 2 जगह हैं, एक तो आपकी है एफिडेविट्स के ऊपर, ठीक है, और दूसरी है प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, किसी भी न्यायालय में या किसी अफसर के सामने, किसी अधिकारी के सामने अगर एफिडेविट दोगे तो आप ऐसे लिखो, BSA सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, नॉट एप्लीकेबल टू एफिडेविट्स एंड किस पे, दूसरा आर्बिट्रेटर। पहले भी नहीं लागू होता था, सिर्फ आपका कोर्ट मार्शल वाली बात यहाँ चेंज हो गई है। क्लियर हो गया? अब आते हैं 3 पे, ये इन्फोर्समेंट की बात कह रहा है। जो हमने अभी अभी इन्फोर्समेंट डेट की बात की, यहाँ लिख लीजिए 1 जुलाई 2024। इट शैल केम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट। कौन सी डेट भाई, ये वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में दे दिया। बस इतनी सी बातें कही जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब डेफिनेशन जो पहले आप सेक्शन 3 में पढ़ते थे उनकी कोई नंबरिंग नहीं दे रखी थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। अभी उन डेफिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। कैसे स्ट्रीमलाइन किया गया है? पहले डेफिनेशन आती है कोर्ट की, और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये अल्फ़ाबेटिकल हो गई हैं। अगर आप यहाँ इसको कैसे याद कर सकते हो, 2C, ठीक है, 2D, कोर्ट, कंक्लूसिव प्रूफ, है ना, अल्फ़ाबेटिकल ही। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेज एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले भी MCQ रहा है ये तो, कि भैया कोर्ट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती, आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, उसे कोर्ट, कोर्ट कोई बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, कोर्ट क्या है, ऑल जजेज एंड मैजिस्ट्रेट्स जो लीगली ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए, बट उसमें आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होता। चलो जी, ठीक है। अब आते हैं वर्ड कंक्लूसिव प्रूफ।
पहले जब आप कॉन्क्लूसिव प्रूफ पढ़ते थे, प्रिजम्पशंस आप पढ़ते थे, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और कैसी प्रिजम्पशन है? इरिबटेबल, इसको आप रिबट नहीं कर सकते, इरिबटेबल है। When one fact is declared in this अधिनियम to be conclusive proof of another, जैसे कि पहले आप सेक्शन पढ़ते थे अपना 41, ठीक है, जो अभी क्या हो गया है, अभी हो गया है ये 35, जो 41 था अभी 35 हो गया है। जज रिलीवेंसी ऑफ द जजमेंट, कौन सी जजमेंट? जो कि किसी प्रोबेट में, किसी एडमिरलिटी, जो एडमिरल होता है ना, एडमिरलिटी वॉर मेमोरियल्स के ऊपर होता है, प्रोबेट होता है आपका डीड विल का एग्जीक्यूशन होता है, मैट्रिमोनियल या इंसॉल्वेंसी, यानी कि ऐसी जजमेंट इन रेम जो इन 4 जुरिडिक्शन में दी गई हैं उनके लिए कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। उन जजमेंट्स को वो रिलीवेंट होंगी, उनके लिए प्रूफ नहीं दिया जाएगा, यानी कि ना तो कोर्ट आपसे प्रूफ मांगेगा और ना आपको प्रूफ देने देगा। एज गुड एज इन लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड में हम करते थे, ठीक है, जो पहले सेक्शन 112 होता था, शायद अभी 118 हो गया है, तो वहाँ पर भी यही बात होती थी कि 285 डेज में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ही विल बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड। अब आता है सी कितनी है? 2 हो गई। ए बी में अल्फ़ाबेटिकली सी से स्टार्ट होता है। डिस्प्रूव्ड मीन्स कोई भी ऐसा फैक्ट जिसको कोई प्रूडेंट मैन वाला चलता है। अब भाई कोर्ट ने क्या मान लिया कि या तो वो एग्जिस्ट करता है या वो उसका वही एग्जिस्ट नहीं करता है, और एक प्रूडेंट मैन टेस्ट होता है। प्रूडेंट मैन टेस्ट मीन्स जहाँ एक आम समझ वाला आदमी कहे कि भैया ये चीज़ तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो चीज़ क्या हो गई? डिस्प्रूव्ड हो गई। अब डिस्प्रूव्ड के अलावा देखिए, डिस्प्रूव्ड के पहले तो अलग इकट्ठी होती थी ये, ठीक है, अभी क्या हो गई हैं? ये अलग अलग हो गई हैं। प्रूव्ड और उसके अलावा नॉट प्रूव्ड। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस है या डिस्क्राइब है या किसी दूसरे तरीके से रिकॉर्ड किया गया बट किसी सब्सटेंस के ऊपर, किस तरीके से? ईदर थ्रू द लेटर्स, ईदर थ्रू द फिगर्स, ईदर बाय द मार्क्स। भाई किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, चाहे वो सब्सटेंस कोई पत्थर हो, मेटल हो, पत्ता हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर कोई लेटर्स के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से या मार्क्स बना के कुछ लिखा गया है, कुछ डिस्क्राइब किया गया है, तो दैट विल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, सर्वर लॉग, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, ये सब भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। तो इसको नोट कर लेना भाई, ये नई चीज़ इंक्लूड हुई है यहाँ पे क्लियरली। अब आते हैं ई में एविडेंस, ई एविडेंस, इसको तो आप वैसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। ई एविडेंस, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब ये क्या कह रहा है? एक ऑरल एविडेंस की और एक आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। एविडेंस यहाँ पे 2 तरह की डेफिनेशंस दे रहा है, एक आपका ओरल और एक आपका डॉक्यूमेंट्री। ओरल क्या होता है? व्हेन समवन गिव द टेस्टिमनी बिफोर बाय अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने वर्बल बोल के जो बताएगा वो क्या हो गया? ओरल एविडेंस हो गया। और जो कोर्ट के पैरूजल के लिए, कोर्ट जिन पे एविडेंसेस पे अप्रिशिएशन करेगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उसके इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट के लिए में सबमिट किए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए। ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स टू रिक्वायर टू बी मेड बाय इट्स विटनेस, विटनेसेस के द्वारा जो दिया जाए वो क्या होगी? ओरल। और भैया कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर मिलेगा। फिर आते हैं फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है? एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस, ठीक है, ये एमसीक्यू में मार्क कर लें। कोई भी मेंटल कंडीशन जो है, किसी भी कॉन्शियसनेस जो किसी व्यक्ति की है, वो भी आपकी फैक्ट में आती है।
इलस्ट्रेशन देख लेना एक बार। फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू मीन्स, अब फैक्ट इन इशू का एक्चुअल मतलब क्या है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंस, जो हमने बीच में जब रेगुलर एविडेंस एक्ट की हमने रेगुलर क्लासेस की थी तब हमने इसको डील किया था। सो एनी फैक्ट विच फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, किसी भी फैक्ट इन इशू का मतलब है भी जो झगड़े की जड़ है, जो इशू के किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसके नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, यानी कि किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके नेचर के बारे में, या किसी भी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी के एक्सटेंट के बारे में, असर्टेड और डिनाइड, एक पार्टी कह रही है हाँ, दूसरी पार्टी कह रही है ना, तो यही उनके बीच में झगड़ा हुआ। तो जो डिसाइड करना है कोर्ट को वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका कहलाएगा फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट आता है मे प्रिज्यूम, इट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ द फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है किसी फैक्ट को, भैया सही है या अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन अदर पार्टीज को रिबट कर सकते हैं, इट इज ऑलवेज रिबटेबल। कोर्ट चाहे तो आपसे प्रूफ मांग भी सकता है, नहीं भी मांग, मर्जी है कोर्ट का, डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अदर पार्टी के पास ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटी टू रिबट योर फैक्ट। नॉट प्रूव्ड, आपने देखो अभी डिस्प्रूव्ड पढ़ा था, नॉट प्रूव्ड एंड देन प्रूव्ड, तीन डेफिनेशन होती थी। कोई भी फैक्ट जो ना तो प्रूव्ड और ना डिस्प्रूव्ड है वो क्या कहलाएगा? नॉट प्रूव्ड कहलाएगा। आई में दे रखा है। जे, अ फैक्ट इज सेड टू प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स, जब कोर्ट के सामने कुछ कोई मैटर आता है, वो फैक्ट्स को क्या करता है, अब कोर्ट बिलीव कर लेता है आपकी बात पे कि ठीक है भैया ये मिस्टर रामलाल है, मैं मान गया कि इसका नाम रामलाल है, भाई आपने आधार कार्ड दिया, कुछ भी दिखाया, बट कोर्ट मान गया है। अगर कोई प्रूडेंट आदमी भाई रामलाल की फोटो देख के चार लोगों से पूछ के मान लेगा कि रामलाल ही है, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज प्रूव्ड। और अगर कोर्ट मान ले कि रामलाल नहीं है तो वो डिस्प्रूव्ड। ठीक है, आई में आपका नॉट प्रूव्ड, जे में आपका प्रूव्ड, और डिस्प्रूव्ड आपका किस में था बताइए? सी। ठीक है, सी आई जे, सी जे आई होता है, इसको आप रखिए, इसको सी जे आई से याद करिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई चीज़ों को प्रूव डिस्प्रूव करना किसका काम है? सी जे आई ऑफ इंडिया। पहला डिस्प्रूव्ड, दूसरा प्रूव्ड, तीसरा नॉट प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। हो गई, छोटी सी ट्रिक बन गई आपकी। देन सेल्फ प्रिज्यूम, इट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ द लॉ बट रिबटेबल। कोर्ट आपसे नहीं मांगेगी बट अदर पार्टी हैज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू रिबट। सो डेफिनेशन आपने देखी 2A से लेकर के 2L तक आपकी डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है, 10 डेफिनेशंस होगी। अब यहाँ पे एक सेक्शन 2 डाल दिया गया है सेक्शन 2 में। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी वर्ड और एक्सप्रेशन जो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो उसे हम कहाँ से देखेंगे? IT एक्ट 2000 से देखेंगे, हम उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से देखेंगे, या उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 से देखेंगे, यानी नई IPC, नई CRPC और पुराना IT एक्ट। क्लियर? आपके याद रखने के तरीके नए पुराने नहीं लिखने हैं। अभी आपको थोड़े से दिन तक ये यूज टू रहेंगे, फिर आपको भूल जाना है कि IPC CRPC के बारे में, आपको बस याद करना BNS एंड BNSS। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 क्लियर हो गया, पार्ट 1 हो गया। अब आते हैं पार्ट 2, चैप्टर 2, रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स के ऊपर। एविडेंस में बी गिवन। अब सेक्शन 3 जो है ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ते थे तो वहाँ सेक्शन 5 होता था। पहला MCQ यहाँ पूछा जाता है कि कौन सी रिलीवेंसी है, तो ये अपने नोट्स में लिख लें, लीगल रिलीवेंसी की बात कह रहा है। ये बहुत सिंपल कह रहा है कि एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट में यानी कि सिविल मैटर्स में, किसी भी प्रोसीडिंग यानी कि क्रिमिनल मैटर में, यानी द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स आर एज ए हिंट आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलीवेंट एंड नो अदर्स। ये कह रहा है कि भाई जो सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 50 तक ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कोई भी फैक्ट अगर रिलीवेंट है
तो उसी के लिए एविडेंस दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 3 आपको दो चीज़ें कह रहा है। पहली बात तो आपको ये बता रहा है कि भाई देखो, जब मैं सूट और प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाइड टू बोथ सिविल एंड एज गुड एज ऑन क्रिमिनल, दोनों प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है। हालांकि जैसे स्टॉपेल है, ये अपने आप में प्योरली क्या है, सिविल नेचर है। कुछ ऐसे कन्फेशन है, कन्फेशन वाला जो पोर्शन है वो अपने आप में क्रिमिनल नेचर है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्शंस है जो सिर्फ क्रिमिनल पे लागू होते हैं, सिर्फ सिविल पे, बट ओवरऑल बीएसए जो है वो आपका दोनों पे लागू होता है। सो सेक्शन 3 की पहली चीज़, ये दोनों पे लागू होता है। दूसरा एमसीक्यू मैंने आपको लिखवा दिया, लीगल रिलीवेंसी होगी, उसी के लिए एविडेंस दे सकते हो जब आप उस फैक्ट को सेक्शन 4 से 50 ऑफ बीएसए में रिलीवेंट करोगे। फर्स्ट यू हैव टू प्रूव द रिलीवेंसी, देन यू नीड टू प्रूव द एडमिसिबिलिटी। ठीक है, इसका भाई आप ये देख लेना, पुराना ही इलस्ट्रेशन है जो एविडेंस एक्ट में था, ये दोनों वहीं के हैं, इनको एक बार देख लेना। अब आते हैं सेक्शन 4 से स्टार्ट हो जाता है आपके क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स मीन्स ऐसे फैक्ट्स जो आपके इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली आती है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टी, सेक्शन 4 क्या आती है, यहाँ लिख लो आप, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टी। इट मीन्स ऐसे फैक्ट्स जो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाते हैं, जबकि वो इशू ऑफ फैक्ट नहीं है। बैडिंगफील्ड का केस हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था, अब इसने देखा कि एक बहुत स्पीड से कार यहाँ से गुजरी, बहुत हाई स्पीड में कार गई। अब ये थोड़ा सा आगे चला तो इसने देखा कि यहाँ एक व्यक्ति रोड पे घायल पड़ा, उसको कोई कार वाला टक्कर मार के चला गया। दो इसने इस टक्कर मारते हुए नहीं देखा है, बट स्टिल ये क्या है, ये इससे रिलेवेंट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इट इज, सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ लिखें कि इट इज़ एक्सेप्शन नंबर 1। किस चीज़ की एक्सेप्शन है, हेयर से रूल। अब ये हेयर से रूल क्या होता है, देखिए ये चीज़ें रेगुलर क्लासेस में ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। बेस्ट एविडेंस रूल क्या है कि भाई आपको हेयर से एविडेंस नहीं देना है। सुनी सुनाई, जब इस व्यक्ति ने इसको टक्कर मारते देखा नहीं तो हम इसकी बात को क्यों माने। बट सेक्शन 4, सेक्शन 26 डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे आगे जाके, ओपिनियन एक्सपर्ट, जहाँ डॉक्टर आगे कुछ बता रहा है, ऑल दीज आर दी एक्सेप्शंस टू दी योर हेयर से रूल। A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B और दी bystander, भाई A और B का एक दूसरे से झगड़ा हो गया, A ने B को इतना मारा कि ये मर गया। पास खड़े लोग, इनका कोई रोल थोड़ी है, बट स्टिल इन लोगों ने जो कुछ भी कहा दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। बस ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा फैक्ट इशू है और जिस फैक्ट को हम प्रॉक्सिमिटी में ले रहे हैं वहाँ टाइम प्रॉक्सिमिटी इतनी होनी चाहिए कि वहाँ कोई अल्ट्रेशन का स्कोप ना हो। ये इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, क्विक रिवीजन में तो ये सारे नहीं पढ़ पाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 5 पे, फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और फैक्ट इन इशू व्हेन रिलेवेंट। ये चार चीज़ों की बात करेगा। पहली चीज़ आपका करेगा कि ये इसे कीवर्ड लिख लेना, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। इफेक्ट, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट एंड एक और इसमें अंदर होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, ये इसके कीवर्ड्स हैं। जहाँ ये मिल जाए, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 7 होता था, अभी सेक्शन 5 हो गया है। दो व्यक्ति लड़ रहे थे तो भैया उनकी लड़ाई की वजह से ग्राउंड पे वो एकदम लोटपोट हो गए, तो जो ग्राउंड पे मार्क्स बन गए ना उनकी लड़ाई से, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट इंसिडेंट। ठीक है, ओकेजन, आप मेले में गए, आप 2,000 रुपये हाथ में हिलाते हुए जा रहे हो, सबको दिखा रहे हो मेरे पास 2,000 रुपये, कोई लूट ले गया, मेले में पैसे दिखा रहे थे आप, ओकेजन। ठीक है, इफेक्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी दे दिया आपने किसी को आपको लूट के ले जाने की, तो ये रिलेवेंट हो जाएंगी। जैसे कि द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा है, तो शॉर्टली बिफोर रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर, बी एक मेले में गया था और उसके पास पैसे थे और वो सबको दिखा रहा था कि अरे अपने पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो भैया जो उसने थर्ड पर्सन किसी व्यक्ति को उसने बताया कि उसके पास पैसे हैं, ये रिलेवेंट हो जाएगी। क्लियरली,
चलिए बाकी ये पढ़ लीजिएगा, ये तब वहाँ बात करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में आप सेक्शन 8 पढ़ते थे, जहाँ मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट 3 चीज़ें रिलेवेंट होती हैं। कंडक्ट आपका प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। अब मोटिव क्या है? मोटिव इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मोटिव इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जब या और मोटिव के साथ में क्या होती है? इंटेंशन। इंटेंशन कहाँ रिलेट होगी? सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में होती थी, अभी ये सेक्शन 12 ऑफ बीएसए में होती है। कहाँ होती है? सेक्शन 12 ऑफ बीएसए। एनी फैक्ट इज रिलीवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव, प्रिपरेशन ऑफ एनी फैक्ट इन इश्यू और अ रिलीवेंट फैक्ट। अब मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी, इनका झगड़ा हो गया बहुत गली में। अब बी का जो भाई था मिस्टर सी, वो इस लड़ाई को देख रहा था। अब इसने कहा कि मैं अपने भाई का बदला, इसने ए ने बी के भाई को थप्पड़ मारा, अब इसने ए का मर्डर कर दिया। सो जो इनके बीच में एक मोटिव था कि इसको रिवेंज उससे लेना था, तो इट इज इज मोटिव। ठीक है, जो किसी का अल्टीरियर एम होता है दैट इज मोटिव, तो मोटिव यहाँ पे रिलेव हो जाएगा। प्रिपरेशन क्या होती है कि भाई मिस्टर ए पहुँचा मार्केट में और उसने वहाँ से पॉइजन खरीदा किसी केमिस्ट से, ठीक है, और अगले दिन क्या हुआ कि सी की डेथ हो जाती है उसी पॉइजन की वजह से। तो बीच की जो स्टेज है वो क्या है? प्रिपरेशन है, दैट बिकम्स रिलीवेंट। यहाँ हम सिर्फ रिलीवेंसी बना रहे हैं, किसी को कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, एविडेंसेस की सिर्फ रिलीवेंसी बना रहे हैं। एनी फैक्ट इज रिलीवेंट विच शोज कॉन्स्टिट्यूट एज मोटिव, प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। हमारे फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट से जुड़े कोई भी ऐसे तथ्य जो किसी के मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को दिखाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? यहाँ सेक्शन 6 ऑफ बीएसए में रिलेट हो जाएंगे। चलिए अभी इसका ये एक्सप्लेनेशन 1 जरूर देखिएगा कि कंडक्ट जो है वो स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं करता है, ये यहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ पे। इसके इलुस्ट्रेशन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे इलुस्ट्रेशन पढ़ना आप। सेक्शन 7 आपका बात करता है ऐसे फैक्ट्स विच आर इंट्रोडक्टरी इन नेचर। इंट्रोडक्टरी मीन्स विच आर रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस समथिंग, जैसे कि टीआई परेड। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9 होता था और बीएसए में ये हो गया है सेक्शन 7। 2 माइनस हो गए ना, 9 - 2 7 आ गया। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ए फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट और विथ सपोर्ट और रिबट द इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय द फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है, जैसे इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि कोई क्वेश्चन क्या है कि ए वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए, क्या ये डॉक्यूमेंट ए की विल है? द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द अलेज्ड विल मे बी रिलीवेंट फैक्ट। तो भैया उस दिन जितनी प्रॉपर्टी है उनकी विल कैसे होगी? विल कैसे एक्सप्लेन होगी? अब विल बना दी मैंने कि मैं तुम्हें ताजमहल देता हूँ, ताजमहल मेरा है ही नहीं, तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तो वहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगी ना। तो डिजीज की फैमिली के पास जितनी प्रॉपर्टी है वो रिलीवेंट हो जाएगी वहाँ पे। अभी आता है थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन। यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाली बात आ जाती है। हमने मिर्जा वाला केस जब इंडियन एविडेंस की क्लासेस की थी, तो मिर्जा वाला केस आपको याद होगा, जो लव लेटर लिखती थी अपने बॉयफ्रेंड को और उसका मर्डर कॉज कर देते हैं। तो जब भी किसी कॉन्स्पिरेसी के दौरान जो भी 2 पार्टीज के बीच में कहा जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मिनिमम 2 और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड। भाई एक आदमी तो किससे षड्यंत्र करेगा, 2 तो चाहिए, ठीक है। और जब मिलके जो भी कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, जो भी उनके बीच में कहा जाता है, किया जाता है, वो जो है यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगा। वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, ये यहाँ पे ध्यान देना। देखो कमिट एन ऑफेंस, सीधी सी बात किसकी आ रही है? क्रिमिनल की बात आ रही है। एन एक्शनेबल रॉन्ग किसकी बात आ रही है? सिविल की बात आ रही है। एनीथिंग सेड डन, भाई
चाहे तो क्रिमिनल मैटर में या सिविल मैटर में कुछ भी कहा जाए किया जाए, रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, उनकी कॉमन इंटेंशन की भाई मिलके हम ऐसा करेंगे, मैंने चिट्ठी लिख दी कि वो वहाँ आ रहा है इतने बजे, वहाँ उसके खाने में तुम जहर मिला देना, समझ रहे हो, हमारा ही षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन उसके बीच में जो भी हमारे बीच में हुआ, बट दैट इंक्लूड्स द कॉमन इंटेंशन। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ BNS में अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, IPC में था 34 ऑफ IPC, अभी सेक्शन 3 हो गया BNS कॉमन इंटेंशन। ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अभी रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट ऑफ बिलीविंग दैट ए हैज ज्वाइंड द कॉन्स्पिरेसी ऑफ वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। अब ए ने क्या है, देश के खिलाफ भाई षड्यंत्र में हिस्सा ले लिया। अब फैक्ट क्या है कि बी ने प्रोक्योर्ड किए आर्म्स यूरोप में फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, सी ने कलेक्ट किया मनी कलकत्ता में, उन हथियारों के लिए पैसा चाहिए था, बिल्कुल मूवी की तरह समझना है इसको। डी परसुएडेड पर्सन्स टू ज्वाइन कॉन्स्पिरेसी इन मुंबई, डी ने क्या किया, मुंबई में वही लोगों को इकट्ठा किया कि ज्वाइन करो। ई ने क्या किया भाई, आगरा में बहुत सारे पब्लिकेशंस में उसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे कि भाई हम जो खालिस्तान या जो भी मतलब इस टाइप की हमारी धारणाएं हैं वो बिल्कुल सही हैं। एफ ने क्या किया, दिल्ली से ले गया सिंगापुर उस पैसे को, ठीक है, जो कि सी ने कलकत्ता में कलेक्ट किया। तो कितने लोग मिलके कुछ कर रहे हैं, तो इसके बीच की जितनी ये ट्रांजैक्शंस है ना, ये सारी की सारी रिलेवेंट हो जाएंगी, यानी किसी भी कॉन्स्पिरेसी में बीच में जितनी भी कड़ियाँ जुड़ेंगी वो सारी रिलेवेंट हो जाएंगी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट, ये क्या है, प्ली ऑफ एलिबी। जिसने एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बहुत इजी है, फ्रेश याद करना है, वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन पे ध्यान ना दे, बट जो अभी पहले याद कर चुके हैं तो उनके लिए बता दूं कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पहले प्ली ऑफ एलिबी की बात करता था। प्ली ऑफ एलिबी क्या है, आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा कि आरोप लगता है, अभी अजय देवगन की जो मूवी आई थी दृश्यम, अब वो तो बाबा जी का सत्संग सुनने गए थे, भैया जिस टाइम मर्डर हुआ हम तो बाबा जी का सत्संग सुन रहे थे उस वक्त वहाँ पे, है ना। तो जब मुझ पर आरोप लगा कि मैंने ये अपराध किया, ये काम किया, तो मैं एक प्ली देता हूँ कि जी मैं तो उस वक्त यहाँ था ही नहीं, आई हैव टू प्रूव, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो मुझ पर रहेगा, भाई मैं उसका डिफेंस ले रहा हूँ, इट्स अ डिफेंस फॉर दी एक्यूज्ड, जबकि कोई रिलेवेंसी नहीं है। वही अजय देवगन बाबा जी का सत्संग सुनने गए थे, ये कोई रिलेवेंसी वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रिलेवेंट क्यों हो गई, नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट, भाई लेकिन जिस पे आरोप लगा वो तो सत्संग में ही गया था, तो वहाँ सत्संग का होना, उसका वहाँ प्रेजेंट होना, सत्संग में चाय वाले से दोस्ती करना, बस की टिकट के लिए बस वाले से दोस्ती करना, ये सारे पार्ट्स जो है यहाँ रिलेवेंट हो जाएंगे। सेक्शन 10, सिविल मैटर्स में जो डैमेजेस देने होते हैं कोर्ट को, वहाँ पे ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट की हेल्प करते हैं टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कॉस्ट कितना लगाना है, डैमेजेस कितने होने चाहिए, तो ऐसे फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं अंडर सेक्शन 10। पहले ही इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 12 हुआ करता था। अब आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये 11 एंड 12। 11 बात करता है आपका राइट्स एंड कस्टम्स, ये आपका सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट होता था। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है कि राइट और कस्टम किसी ट्रांजैक्शन में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में। द क्वेश्चन इज एज टू एग्जिस्ट, जब ये आ जाए कि भाई किसी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए क्वेश्चन आ जाए, सो इन दैट केस अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कभी भी वो राइट या कस्टम जो है क्वेश्चन में वो क्रिएट हुआ हो, क्लेम हुआ हो, मॉडिफाई हुआ हो, रिकॉग्नाइज हुआ हो, असर्ट या डिनाई हुआ हो, ठीक है, तो भैया हम मान लेंगे वो रिलेवेंसी हो गई। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में वो राइट और कस्टम क्या है, मान लीजिए कि भाई गांव के बाहर थोड़ी सी ज़मीन है किसी की, अब ये ज़मीन किसी और को मंदिर को दे रखी थी, यहाँ पूजा पाठ रामलीला का प्रोग्राम होता था, ठीक है, अब इसने कहा कि नहीं ये ज़मीन तो भाई रामलीला के लिए नहीं है, लेकिन ये कभी से यूज होती आ रही है, इट्स अ कस्टम, वही होती है रामलीला, वही माना जाता, धार्मिक उसकी एक आस्था है वहाँ पे, और ये बात कोर्ट में पहले जा चुकी है।
कोर्ट में ये बात पहले जा चुकी है, या तो क्लेम की जा चुकी है या कोर्ट ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, एक्सरसाइज कर लिया है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में क्या होगा, वो आपका रिलेवेंट हो जाएगा। बाकी इसका हम मेंस में डिस्कस कर लेंगे। राइट ऑन कस्टम्स सेक्शन 11 पे एक राइट है एक कस्टम है, सेक्शन है 11, एक राइट एक कस्टम। क्लियर? चलिए सेक्शन 12 बात करता है अभी स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग्स। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपका होने वाला है वो आता है स्टेट ऑफ माइंड में, जैसे सर इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेसनेस, इलविल और गुडविल। यहाँ से एक एमसीक्यू पक्का मान के चलो आप। ऐसे फैक्ट्स जो स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड इंक्लूड्स, यहाँ लिखें स्टेट ऑफ माइंड इंक्लूड्स। स्टेट ऑफ माइंड क्या क्या इंक्लूड करता है? इंटेंशन, मोटिव कहाँ पे था? मोटिव था आपका सेक्शन 6 में, इसका एग्जैक्ट आधा कर दो, कहाँ पे था? 6 में था। ये कहाँ पे है? 12 में है। नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेसनेस, इलविल और गुडविल, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की या उसकी बॉडीली फीलिंग्स, है ना, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग्स के बारे में जो बताता है। दो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, इलुस्ट्रेशन इसकी जरूर देख लेना, आप यहाँ से एमसीक्यूज आने के बहुत चांसेस रहते हैं। एमसीक्यू काफ़ी सारे हैं इसके, ध्यान देना उन सब पे, टोटल अप टू पी तक, इलुस्ट्रेशन कोई नहीं छोड़ना है आपको। सेक्शन 13 फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। एक ना आपको ब्राइड बाथ केस होता था, एक व्यक्ति जो है यूरोप में एक केस हुआ था कि वो शादी होती थी और उसकी वाइफ अगले दिन या 3-4 दिन बाद बाथ टब में डेड मिलती थी। पहली बीवी के साथ भी ऐसा हुआ, दूसरी के साथ भी ऐसा हुआ, तीसरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो लोगों को लगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि इसकी जो बीवी आती है वो बाथ टब में ही मिल जाती है, नेचुरल डेथ टाइप में। तो फिर ये बात आई कि भाई ये एक्सीडेंटल है कि इंटेंशनल है, ऐसा तो नहीं जानबूझ के मार ही रहा उनको। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल है, भाई या तो एक्सीडेंटली हो रहा है या इंटेंशनल कोई कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ, तो वो ऐसे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके रिलेवेंट हो जाते हैं। 14 आता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट, कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं पे किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, आपका एक पर्टिकुलर काम है, जाते ही जैसे होटल का एक रिसेप्शनिस्ट को आप लगा लो, उसका काम है कोई भी आएगा उसकी आइडेंटिटी लेना, रजिस्टर में एंट्री करना, इट्स अ कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो काम हम रेगुलर यूज से करते हैं। डॉक्टर डेली अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, भाई कितने पेशेंट्स आए, क्या क्या मेडिसिन दी, इट्स अ कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बंदा डेली डायरी मेंटेन करता है, इट्स अ कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसे फैक्ट्स भी जो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाते हैं। बस आज यहीं तक करेंगे, इसके बाद जो एडमिशन्स वाला पार्ट है थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल में हो जाए। देखिए क्विक रिवीजन का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि शुरू से लास्ट तक सिर्फ पढ़ दिया, आपको चीज़ें एक्चुअली में पता भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत एक ऐसा आइडिया मिले कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। सो एडमिशन और कन्फेशन कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे, सो दैट चीज़ें मिस ना हो। चाहते तो हम आगे तक जाना थे, बट शायद इसको हमें मिस हो जाएगा जल्दीबाजी में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और अगर आपको क्विक रिवीजन सीरीज सही लग रही है तो प्लीज़ बताएं, इसमें इम्प्रूवमेंट के सजेशन दें और फिर हम उसी हिसाब से आगे इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।